Hello guys and girls, I hope you are having an amazing day. So today we are going to take up from where we left off. Last time जहाँ तक हमने cover किया था, हमने 6th of March तक cover किया था, तो 7th, 8th और 9th मार्च का आज करंट अफेयर्स हम आज देखेंगे, ठीक है. उसके बाद आज से लेके अगले ट्यूसडे तक का करंट अफेयर्स हम अगले ट्यूसडे देखेंगे. सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू टेक इट अप फॉर हु एवर हैज जॉइंड अस रिसेंटली. ओके, दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू गो अबाउट इट. सो करंट अफेयर्स आपके डिवाइडेड है कैसे, मोटा मोटा नेशनल इंटरनेशनल पहले, उसके बाद डिफेंस, बिजनेस, फाइनेंस, स्पोर्ट्स और कुछ ऐसा मिसलेनियस इंपॉर्टेंट डेज जैसे इस तरीके से, या अवार्ड्स, ऐसे कैटेगरी वाइज डिवाइड करके सेपरेट करके आपको दिया गया है. मतलब सारे के सारे पिछले 3 दिन के नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स नेशनल और इंटरनेशनल के अंडर है. उसके बाद सारा पिछले 3 दिन के स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो फिर स्पोर्ट्स के सेक्शन के अंडर है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. So now we are going to start with the national and international affairs. So first of all, the Yaoshang festival, which is happening in Manipur. Yaoshang festival, which is happening, just let me, yeah. जो मणिपुर में हो रहा है, तो इसमें क्या होता है, एक कौन सेलिब्रेट करता है, सबसे पहले इसको मीटी पीपल सेलिब्रेट करते हैं, हु आर प्रीडोमिनेंटली हिंदू ओनली. ये सेलिब्रेट करते हैं और इस फेस्टिवल को ना होली के तरह ही सेलिब्रेट किया जाता है. मतलब दे बेसिकली सेलिब्रेट इन द वे ऑफ होली ओनली, बट 5 दिन सेलिब्रेट करते हैं. तो स्टार्टिंग फ्रॉम 7th ऑफ मार्च इस बार, मतलब वो तिथि के हिसाब से इस बार 7th ऑफ मार्च निकला है. हर बार जब भी फुल मून आता है इन द स्टार्टिंग ऑफ स्प्रिंग मंथ, जिसको लम्डा कहते हैं, स्टार्टिंग ऑफ स्प्रिंग के जो फुल मून जिस दिन आता है उस दिन से स्टार्ट होता है ये फेस्टिवल. तो इस बार 7th ऑफ मार्च से स्टार्ट होके 5 दिन तक सेलिब्रेट किया जाएगा. होली के साथ साथ इनके खुद के कल्चरल और रिलीजियस फेस्टिवल्स जो होते हैं वो भी साथ में सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है, होली के साथ साथ. सो याओशांग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन मणिपुर. ओके, अब इससे रिलेटेड जो हम पिछले वीडियो में भी जैसे हमने देखा था, कुछ भी हम करंट में पढ़ेंगे उससे रिलेटेड हमको स्टैटिक देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. साथ साथ चलते चलते स्टैटिक थोड़ा बहुत देखते जाएंगे तो एक साथ बहुत ज्यादा भार नहीं पड़ेगा. वेरेवर जब भी आपके एग्जाम में कोई स्टैटिक का पार्ट भी आता है. अब इससे रिलेटेड स्टैटिक क्या हो गया कि मणिपुर का कैपिटल क्या है, तो मणिपुर का कैपिटल हो गया इम्फाल. ठीक है, चीफ मिनिस्टर कौन है, बीरेन सिंह, मिस्टर बीरेन सिंह, और गवर्नर कौन है, अनुसुईया उइके. ठीक है, ये इससे रिलेटेड कुछ स्टैटिक हो गया. तो कोई भी स्टेट हमारी खबरों में आए जो इंपॉर्टेंट हो, जिससे रिलेटेड करंट अफेयर कुछ इंपॉर्टेंट हुआ है, तो हम फटाफट उसका स्टैटिक पार्ट भी गूगल करके वहीं एक जगह नोट्स में लिख लेंगे ताकि ईज आसान पड़े. एक साथ आप बैठ के सारे स्टेट्स के कैपिटल रटोगे या चीफ मिनिस्टर्स रटोगे, ऐसे में बहुत ज्यादा हौच पौच भी होता है, सिमिलर टाइप की चीजें. जबकि आप करंट के साथ में ही वहां का स्टैटिक भी देख लोगे तो फिर थोड़ा ब्रेक्स के साथ साथ इट विल बी इजियर टू रिमेंबर. ठीक है, नेक्स्ट, ECI होस्ट द 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इलेक्शन इंटेग्रिटी. इलेक्शन इंटेग्रिटी के ऊपर ECI, दैट इज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उन्होंने 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होस्ट की है. तो ये 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये रिसेंटली ही इस टाइप की कॉन्फ्रेंसेस स्टार्ट हुई हैं. इनफैक्ट 2022 एंड से स्टार्ट हुई है, नवंबर दिसंबर 2022 में फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी. सेकंड कॉन्फ्रेंस फिर जनवरी में हुई, और फिर अब मतलब 1.5 महीनों के गैप से ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस ECI ऑर्गेनाइज कर रहा है. ठीक है, होस्ट कर रहा है. इस बार का जो है अभी रिसेंट में जो हुआ है 3rd कॉन्फ्रेंस, उसका थीम क्या है, इट्स ऑन इलेक्शन दैट इज इंक्लूसिव इलेक्शंस एंड इलेक्शन इंटेग्रिटी. तो इंक्लूसिव इलेक्शंस की जब हम बात करते हैं तो इट हैज एवरीथिंग टू डू विद द वोटर, जो वोट दे रहे होते हैं, एज वेल एज द कैंडिडेट. मतलब वोटर के साथ भी कुछ डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए प्रोसेस, एज वेल एज जो कैंडिडेट इलेक्शंस में खड़े होना चाहते हैं या हो रहे हैं उनके साथ भी. ठीक है, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, इंक्लूसिव प्रोसेस होनी चाहिए. प्लस इलेक्शन इंटेग्रिटी क्या होता है, इलेक्शन इंटेग्रिटी बेसिकली मीन्स मॉरल एंड कुछ ठोस ऐसे प्रिंसिपल्स होने चाहिए जिनके ऊपर पूरी इलेक्शन प्रोसेस टिकी है या खड़ी है, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो होने चाहिए वो. तो इलेक्शंस में इंटेग्रिटी बेसिकली मेंटेन हुई है कि नहीं. ठीक है, उस चीज की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इस बार का थीम ये इंक्लूसिव इलेक्शंस एंड इलेक्शन इंटेग्रिटी रखा गया है. ओके, लास्ट टाइम जो हुआ था वर्चुअल एक कॉन्फ्रेंस हुई थी दिसंबर 2021 में, उसका था समिट फॉर डेमोक्रेसी, थीम था उसका. उसके बाद
फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो इसी टाइप का कॉन्फ्रेंस फर्स्ट हुआ था, ये 3rd नंबर का है, फर्स्ट हुआ था वो अक्टूबर 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक हुआ था 2022 में, फिर जनवरी में हुआ 23 एंड 24 जनवरी 2023 में हुआ, और फिर अब मार्च में हुआ। ठीक है, ये 3rd नंबर का है। नेक्स्ट, अश्विनी वैष्णव रिलीज्ड गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक, ये कहां पे हुआ है? ये सिक्किम स्टेट में हुआ है। अश्विनी वैष्णव जो है वो वहां के होम मिनिस्टर हैं। ठीक है, उन्होंने विद द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ मिलकर गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर लॉन्च किया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है क्योंकि इसी के साथ सिक्किम has entered the World Book of Records, मतलब World Book of Records ने सिक्किम को नवाजा है या बोला है कि it's the first state in the world to have gone completely या fully organic। ठीक है, first state in the entire world, तो बहुत बड़ी न्यूज हो जाती है ये। सिक्किम इज द फर्स्ट स्टेट। ठीक है, उसी के चलते गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर लॉन्च किया है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन से स्टेट में इस तरीके का इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक, तो आंसर विल बी सिक्किम। या ये पूछा जा सकता है कि सिक्किम स्टेट में एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ मिलकर, जिसको यूनियन मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया था, इसका नाम क्या है? तो द नेम इज गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक। या एक और क्वेश्चन कि किस स्टेट को, इंडिया के किस स्टेट को ऐसा बोला है कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ऐसा बोला गया है कि इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑर्गेनिक स्टेट एंड द फर्स्ट सच ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ द एंटायर वर्ल्ड बाय वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। तो ये कौन सा इंडियन स्टेट है? उसका आंसर भी होगा सिक्किम। तो इस एक पैराग्राफ से, छोटे से पैराग्राफ से 3 या 4 टाइप के क्वेश्चंस बहुत आसानी से आपका एग्जामिनर बना सकता है। ठीक है, जब भी हम इस तरीके से पढ़ रहे होते हैं, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर एंड हैव द पर्सपेक्टिव कि हम किस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, हम एमसीक्यू के लिए पढ़ रहे हैं या सब्जेक्टिव। यहाँ पे ज्यादातर जो एग्जाम्स होते हैं वो एमसीक्यू बेस्ड आते हैं। ठीक है, लॉ एंट्रेंस वगैरह जैसे कि हम बात कर रहे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं उसमें। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले। तो वी नीड टू हैव दैट पर्सपेक्टिव इन माइंड वाइल स्टडीइंग कि अच्छा ठीक है, मैंने एक ही पैराग्राफ पढ़ा तो अब इससे एमसीक्यू पर क्या बन सकता है मेरा। ठीक है, ऑलवेज हैव दैट इन माइंड एंड देन स्टडी। जैसे कि अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, इसी तरीके से आप जो आगे खुद से भी पढ़ोगे उसमें भी ये दिमाग में रखना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमंग क्लीनेस्ट इन एशिया पैसिफिक। अब एशिया पैसिफिक कौन सा रीजन होता है? एशिया पैसिफिक में बेसिकली जो पैसिफिक ओशियन है ना, उसके बॉर्डरिंग जो भी रीजन्स आते हैं, तो उसमें हो गया ईस्टर्न एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और ओशिनिया एक रीजन होता है, उसको भी, वो तीनों एशिया पैसिफिक रीजन में आते हैं। तो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बोला गया है इट इज अमंग द क्लीनेस्ट एयरपोर्ट्स। ठीक है, अब उसके बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं ये डिक्लेयर किए जाने के। उनमें से कुछ कुछ होते हैं कि आप एयरपोर्ट में घुस रहे हो, कितने आसानी से आप नेविगेट कर पा रहे हो, चेक इन्स कितने आसानी से कर पा रहे हो, डाइन इन सर्विसेज कितनी अच्छी अवेलेबल है, और एक जगह से दूसरे जगह कितने आसानी से पहुंच पा रहे हो। ये सब पैसेंजर के सर्वे के बेसिस पे सर्वे करते हैं, जिसमें जो पैसेंजर्स होते हैं उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आंसर देते हैं, रेटिंग देते हैं, उसके बेसिस पे फिर रैंकिंग दी जाती है एयरपोर्ट्स को, या डिक्लेयर किया जाता है कि क्लीनेस्ट कौन सा है, लीस्ट क्लीन कौन सा है, ऑल दिस। तो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज अमंगस्ट द क्लीनेस्ट वंस, ओके, ऑफ द एशिया पैसिफिक रीजन। इस चीज में कंफ्यूज मत होना, पूरा पढ़ना बहुत जरूरी होता है। एशिया पैसिफिक रीजन की यहां पे बात हो रही है, और ऐसा किसने बोला है? एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। ओके, किसने बोला है? कुछ 30 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं, मतलब 30 ऐसे इंडिकेटर्स या पॉइंट्स होते हैं जिनके बेसिस पे जज किए जाते हैं। उनके एग्जाम्पल मैं आपको दे चुकी हूं कि किस किस तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट, नो सेल ऑफ गोल्ड ज्वेलरी विदाउट द HUID फ्रॉम अप्रैल 2023, मतलब मार्च 31 2023 के बाद HUID, जिसका फुल फॉर्म होता है हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, HUID नंबर के बिना कोई भी गोल्ड ज्वेलरी या आर्टिफैक्ट नहीं बेचा जाएगा। ये किसने डिक्लेयर किया है? BIS ने, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने ऐसा डिक्लेयर किया है या फिर प्रोहिबिट किया है कि अप्रैल से मार्च 31 के बाद से ऐसी कोई भी ज्वेलरी या आर्टिफैक्ट नहीं बेचा जाएगा जिसके ऊपर ये HUID नंबर नहीं होगा, हॉलमार्क के साथ साथ। अभी आप कोई भी ज्वेलरी या आर्टिफैक्ट गोल्ड का देखोगे, उसमें हॉलमार्क का ठप्पा लगा होता है, ये दिखाने के लिए कि क्वालिटी ऑफ गोल्ड प्योर है।
उसके साथ साथ अब से HUID नंबर भी रहेगा, इट इज एन अल्फा न्यूमेरिक नंबर, मतलब अल्फाबेट्स भी हैं और नंबर्स भी मिला के एक ऐसा नंबर है 6 डिजिट का, उसका ठप्पा लगेगा, मैन्युअली लगाया जाएगा एक फैसिलिटी में, वो ठप्पा और हर एक ज्वेलरी या हर एक गोल्ड का आर्टिफैक्ट का अपना एक यूनिक नंबर रहेगा, इसलिए इसका नाम यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। जैसे आपका आधार नंबर यूनिक होता है ना, जो आपका आधार नंबर है वो किसी दूसरे का नहीं होगा, ऐसे ही ज्वेलरी के पीसेस पे, गोल्ड के किसी भी पीसेस पे जो वो ठप्पा लगाया जाएगा जिस नंबर का, 6 डिजिट नंबर का, उसका सिर्फ एक ही पीस का वो नंबर रहेगा, वो किसी और के साथ मेल नहीं खाएगा। तो इससे दो चीजें होंगी, एक तो क्वालिटी पता चलने के लिए बहुत आसान रहेगा ये कि प्योर गोल्ड है कि नहीं, ये सब क्योंकि रजिस्टर्ड रहेगा, नंबर भी ज्वेलरी समेत रजिस्टर्ड रहेगा। दूसरा ट्रेसेबिलिटी, मतलब उसको ट्रेस करना बहुत आसान रहेगा, कोई नकली बनाकर, क्योंकि अब आपको पता चल चुका है, तो आप खरीदोगे अगर अप्रैल से, तो आप चेक करोगे ना कि HUID नंबर है कि नहीं, अगर नहीं होगा तब तो खरीदना ही मत, अगर नंबर है, ठीक है, तो आप ये चेक कर सकते हो कि कहीं ये नकली तो नहीं है, क्योंकि अगर वही सेम नंबर एग्जिस्ट करता है सिस्टम पे ऑलरेडी, मतलब किसी और ज्वेलरी पे भी वो नंबर है, मतलब कि नकली हो सकता है ये, क्योंकि सेम नंबर की कोई भी दो ज्वेलरी नहीं होगी, तो ट्रेसेबिलिटी के लिए भी ये बहुत आसान रहेगा, ठीक है। किन्होंने ये प्रोहिबिट किया, ये स्टेप किसने उठाया है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने, BIS, ओके। इट इज अ 6 डिजिट अल्फान्यूमेरिक कोड कंसिस्टिंग ऑफ नंबर्स एज वेल एज लेटर्स, और ये ठप्पा जो लगाया जाएगा ये मैन्युअली लगाया जाएगा, कहां? असेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर में, ओके। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव फ्लैग ऑफ PM जन औषधि ट्रेन। तो जिन्होंने पिछला सेशन अटेंड किया था उनको ऑलरेडी पता होगा कि ये जो जन औषधि है, PM जन औषधि स्कीम एक लॉन्च हुई थी, बहुत बड़ी चीज थी, जिसके बारे में मैंने पूरा IPR से रिलेटेड भी समझाया था कि हाउ इट ऑल वर्क्स। तो बेसिकली जो जेनेरिक ड्रग या जेनेरिक मेडिसिन होती है उसको ही हिंदी में कहते हैं जन औषधि। जो ब्रांड नेम मेडिसिन होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, कैल्पॉल, क्रोसिन, बाहर के कंट्रीज में टाइलेनॉल, ये सब पैरासिटामोल होती है, बट ये सब पैरासिटामोल के ब्रांडेड नेम्स हैं, ठीक है। ब्रांड के अंडर कोई कंपनीज जो पैरासिटामोल बेचती हैं वो अपना अपना ब्रांड नेम से बेचती हैं, बट इन द सेम प्लेस जेनेरिक ड्रग्स भी बेचे जा रहे हैं जिनका नाम पैरासिटामोल ही है, ठीक है। तो ये जो ब्रांडेड कंपनीज बेचती है ना, इनको एनिमल टेस्टिंग, ह्यूमन टेस्टिंग, लैब टेस्टिंग, ये सब करना पड़ता है, तो इस सब चीजों में बहुत कॉस्ट लगती है, इसलिए इनकी मेडिसिन ज्यादातर टाइम बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है कंपेयर टू जेनेरिक मेडिसिन। जेनेरिक मेडिसिन जब बेची जाती हैं तो उनमें ये सब ह्यूमन टेस्टिंग, एनिमल टेस्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ऑलरेडी वो सब किया जा चुका है उस फॉर्मूले के लिए, ठीक है। पैरासिटामोल का जैसे जो फॉर्मूला है वो सब टेस्ट किया जा चुका है ऑलरेडी, तो इनको करने की नए सिरे से जरूरत नहीं है, इनको पता है कि इट वर्क्स, तो ये सीधा बेचते हैं। इसलिए जेनेरिक मेडिसिन बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होती है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा मार्जिन से सस्ती होती हैं, और उसी चीज को रिलेटेड अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये स्कीम लाई गई थी, ठीक है। और क्योंकि लोगों को ये डर रहता है कि भाई जेनेरिक मेडिसिन नकली हुई तो, क्योंकि ब्रांड का तो कम से कम यू कैन गो सू देम कि किसी ने ब्रांड की नकली दवाई बेची तो, लेकिन जेनेरिक मेडिसिन पैरासिटामोल आपने खरीदी और नकली निकली तो बीच में बहुत ज्यादा ये सब चल भी रहा था, क्योंकि उसी चीज के लिए सरकार ने 9000 केंद्र या सेंटर्स भी खोले हैं पूरे कंट्री में, जो कि ये जन औषधि प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आप वहां से जाके खरीद सकते हो, उस चीज में गवर्नमेंट का हाथ आ गया, बेसिकली गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई वहां पे, ठीक है। तो उसी चीज की अवेयरनेस और ज्यादा बढ़ाने के लिए ये जो ट्रेन है, कौन सी, छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, इसके ऊपर पूरा बैनरिंग इसकी की गई, बैनर जो एडवर्टीजमेंट वाला चिपकाता है ना, वो चिपका के और फिर इस ट्रेन को चलाया जाएगा, ठीक है, टू स्प्रेड अवेयरनेस। लोग ऐसे स्टेशन पे ट्रेन देखते हैं ना, आपने कई बार ट्रेन में खुद भी देखा होगा स्टेशन पे कि ट्रेन के ऊपर बैनर लगे रहते हैं, खासतौर पे गवर्नमेंट के, प्राइवेट बैनर्स अलाउड नहीं होते। गवर्नमेंट की कोई स्कीम चल रही होती है, तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे भी, मतलब इंडिपेंडेंस डे के टाइम पे भी, आज़ादी का अमृत महोत्सव, कुछ ट्रेन के ब्रांड उस पे पोस्टर चिपका हुआ था पूरा, तो ये छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के ऊपर पूरी ब्रांडिंग की गई जन औषधि स्कीम से रिलेटेड टू स्प्रेड अवेयरनेस, ठीक है। द ट्रेन विल ट्रैवल मोर देन 4 स्टेट्स फॉर 2 मंथ, 2 महीने तक उसके ऊपर ब्रांडिंग वो चिपकी रहेगी, और 4 स्टेट से ज्यादा में वो ट्रेन ट्रैवल करेगी, ओके। नेक्स्ट,
Piyush Goyal inaugurated first session of Masmerize, not Mesmerize, Masmerize. Mr. Piyush Goyal, who is the Minister of Commerce, Industry, Consumer Affairs, Food and Public Distribution, इन्होंने एक सेशन इनॉग्रेट किया है जिसका नाम है मासमराइज. तो ये मेस्मराइज वर्ड से ही निकाला है, बट थोड़ा सा ट्विस्ट करके उसको इनोवेटिव बना के मासमराइज. मास मतलब क्राउड एंड मराइज, ठीक है. उससे क्या होगा, गवर्नमेंट का डायलॉग ओपन होगा या और बातचीत बढ़ेगी बेसिकली रिटेल्स के साथ. रिटेल्स हमको पता है, ई कॉमर्स के साथ ई कॉमर्स भी हमको पता है, बट फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स क्या होता है. बेसिकली फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिनका जो नॉन ड्यूरेबल होता है, ज्यादा उनकी शेल्फ लाइफ नहीं होती, फटाफट आके फटाफट निकलते हैं, बिकते हैं बेसिकली, और काफी कॉस्ट में उनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है, लो प्रॉफिट मार्जिन होता है, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉफिट पे नहीं बिकते हैं. ऐसे क्या क्या हो गए, कैंडीज हो गई, फूड जो इस तरीके के होते हैं जिनकी शेल्फ लाइफ ज्यादा नहीं होती, बेवरेजेस, टॉयलेटरीज, आपका शैम्पू और ये सब, इवन ओवर द काउंटर ड्रग्स जो हम बिना प्रिस्क्रिप्शन के ड्रग्स मतलब मेडिसिन खरीद लेते हैं ना, ओवर द काउंटर ड्रग्स, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो FMCG के अंडर आती हैं, ठीक है. और FMCG को ऐसा माना जाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ में आगे आके इकोनॉमिक ग्रोथ में ये बहुत ही बड़ा फैक्टर के तौर पे काम करेगा, क्योंकि इंडिया इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर मार्केट्स फॉर FMCG गुड्स, ठीक है. तो जितना बड़ा मार्केट होगा उतना ही ज्यादा अगर इस चीज को बेचा जाएगा, GDP में उतनी ही बढ़ोतरी होगी, तो इकोनॉमिक ग्रोथ एज अ रिजल्ट, ठीक है. नेक्स्ट, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023, इंडिया रैंक 108 अमंग, इंडिया का रैंक आया है 108, और इस इंडेक्स को टॉप किसने किया है, डेनमार्क ने. तो जिन्होंने भी पिछला लेक्चर देखा होगा उनको याद होगा कि हमने कैसे डेनमार्क के प्रिंस और प्रिंसेस का देखा था हमने, कि वो इंडिया आए थे रिलेशनशिप और रिलेशंस को, इंटर कंट्री रिलेशंस को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए, है ना, ये याद होगा लोगों को. तो वही डेनमार्क फर्स्ट रैंक किया है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के इंडेक्स में, ठीक है. अब इंडिया 2022 में 100th रैंक पे था, बट अब 108th रैंक पे पहुंच गया है, और इनफैक्ट सिंगापुर, तंजानिया, बोलीविया, मेक्सिको, नाइजीरिया, इन सब से भी नीचे रैंक में, ठीक है. तो बेसिकली ये जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स है, जो कि वीडेम ने निकाला है, वीडेम का फुल फॉर्म वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी ने निकाला है, ये बहुत सारे बेसिस पे, बहुत सारे इंडिकेटर्स को यूज करके फिर देखते हैं कि किस कंट्री में किस तरीके की इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है, कितनी अच्छी है बेसिकली. तो सबसे पहले लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स देखते हैं कि रूल ऑफ लॉ, चेक्स एंड बैलेंसेस, ये सब एग्जिस्ट करता है कि नहीं इनकी डेमोक्रेसी में. नेक्स्ट जो वो देखते हैं पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी इंडेक्स, की कितना ज्यादा वोटर्स एज वेल एज कैंडिडेट्स का पार्टिसिपेशन है, मतलब कितनी ज्यादा इंक्लूसिविटी है. थर्ड, डेलिबरेटिव इंडेक्स, की डिसीजंस जो लिए जा रहे हैं किसी भी डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेटिक कंट्री में, वो कितना ज्यादा जनहित में है, कितना ज्यादा इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक है. और ऐसे ही एक होता है इगैलिटेरियन, मतलब कितना इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेस है सबको. ये सब चीजें मेजर करके फिर किसी कंट्री की रैंकिंग निकालता है वीडेम, ठीक है. ऐसे बहुत और भी इंडेक्सेस होते हैं. वीडेम ने इंडिया को बोला है कि इंडिया रैंक्स एट 108, फर्स्ट नंबर पे कौन है, और डेनमार्क. तो ऐसे कोई भी इंडेक्स आते हैं, दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जाननी, पहली कि फर्स्ट रैंक कौन कर रही है, कौन सी कंट्री कर रही है, और दूसरी कि इंडिया कौन से रैंक पे, ठीक है. दीज टू थिंग्स यू शुड ऑलवेज नो. चलो, the government of Denmark respects free speech and the citizens hold full civil liberties, political rights and voting in an environment of free and fair elections. US ranked 23rd in the LDI while Canada and UK occupied 24th and 20th places respectively. ठीक है? Next, current affairs related to banking and finance. तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है हर पेमेंट डिजिटल जो कि आरबीआई ने लॉन्च किया है, ये मिशन हर पेमेंट डिजिटल, जिससे कि जो कुछ कुछ कंट्री के कोने बच गए हैं जहां पे अभी पेमेंट डिजिटली नहीं की जा रही है अभी भी, उनको टारगेट करने के लिए, मेनली बेसिकली उनको टारगेट करने के लिए. क्यों? क्योंकि डिजिटल पेमेंट से इतना ज्यादा इट्स
the most easiest way of doing payment. You only need to have a phone, mobile phone, smartphone basically, and a bank account. लिंक करो, सीधा डिजिटली पे करो. कैश कैरी करके आप पे जो कर रहे हो उसके कंपैरिजन में तो बहुत ज्यादा इजी होता है डिजिटल पेमेंट का मेथड. ठीक है. और आरबीआई का एम है कि पूरे इंडिया में पेमेंट डिजिटलाइज्ड हो जाए. तो जो पेमेंट प्रोवाइडर्स हैं, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स हैं बेसिकली, जैसे कि Amazon पे, गूगल पे, भीम, ठीक है, ये सारे पेटीएम, इन सबको बोला गया है इस मिशन के अंडर, इस प्रोग्राम के अंडर, कि ये 75 ऐसे विलेजेस, गांवों को टारगेट करेंगे. 75 क्यों? क्योंकि 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहे हैं हम. ठीक है. तो 75 ऐसे गांव या विलेजेस को टारगेट करेंगे और फिर उसके बाद वहां पे फोकस करके उनको डिजिटलाइज करेंगे. ठीक है. कि बेसिकली अब डिजिटल पेमेंट वहां भी होनी चाहिए. इस कैंपेन का थीम क्या है? डिजिटल पेमेंट अपनाओ और औरों को भी सिखाओ. मतलब खुद भी यूज करो और जिनको नहीं पता है उसके फायदे उनको भी सिखाओ. डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ. जब इस तरीके के मिशन, कैंपेन, प्रोग्राम कुछ लॉन्च होते हैं, उनकी कोई थीम है तो वो थीम जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ऑलवेज कीप इट इन माइंड. ठीक है. नेक्स्ट, under appointments and resignation, Arun Subramaniam becomes first Indian American judge at a New York court. न्यूयॉर्क के कोर्ट में पहले ऐसे जज who is an Indian American, his name is Arun Subramaniam. So he is the first such person who has become a judge in New York and he is of Indian American origin. ठीक है. Next, Manik Saha, he has been sworn in as the Chief Minister of Tripura. अब त्रिपुरा का कैपिटल क्या है? अगरतला. ठीक है. ये स्टैटिक से रिलेटेड हो गया. He has been who? Manik Saha has been sworn in as the चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा. ही हैज बीन स्वोन इन फॉर द सेकंड टाइम. पहले भी ये रह चुके हैं चीफ मिनिस्टर, सेकंड टाइम इनको वापस से चूज किया गया है. ओथ इनको किसने दिलाई? त्रिपुरा के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य. इन्होंने, ही इज द वन हु एडमिनिस्टर्ड द ओथ बिकॉज ही इज द गवर्नर. ठीक है. नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. शालिजा धामी, दैट इज कैप्टन, ग्रुप कैप्टन धामी. शी इज द फर्स्ट वुमन ऑफिसर IAF की, इंडियन एयरफोर्स की, जिनको ये अधिकार मिला है कि शी कैन कमांड अ फाइटर यूनिट इन IAF. तो शी इज द फर्स्ट वुमन टू डू सो. हु इज शी? शालिजा धामी या फिर ग्रुप कैप्टन धामी. शी इज द फर्स्ट वुमन हु इज गोइंग टू कमांड अ फाइटर यूनिट इन इंडियन एयरफोर्स. इसी के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट महिला भी है एंड शी इज शिवा चौहान. Because she is currently the first woman officer IAF की who has been operationally installed या posted in Siachen. Siachen is a important point for IAF. ठीक है, even for India. तो she is the first woman जिनको वहाँ operationally posting जिनकी की गई है. What's her name? शिवा चौहान. ठीक है. Next, Conrad Sangma has been sworn in as the chief minister of Meghalaya. ओके. चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय. मेघालय का कैपिटल शिलोंग. नेशनल पीपल्स पार्टी प्रेसिडेंट कॉनराड के संगमा हैज बिन स्वोन इन और हैज टेकन एज द चीफ मिनिस्टर ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय फॉर द सेकंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म. मतलब कॉन्जिक्यूटिव मतलब इससे पहले भी थे, तुरंत दोबारा यही इलेक्ट होकर आ गए. इनको जो वहां के गवर्नर है मिस्टर फागू चौहान, उन्होंने ओथ एडमिनिस्टर कराई है. ठीक है. किन्होंने? वहां के गवर्नर कौन है? मिस्टर फागू चौहान. उन्होंने ओथ एडमिनिस्टर कराई है. ओके. नेक्स्ट, सैवलॉन, वेरी इंपॉर्टेंट. सैवलॉन स्वस्थ इंडिया, उन्होंने अनाउंस किया है कि सचिन तेंदुलकर इज देयर हैंड एम्बेसडर. मतलब सीरियसली, इट्स नॉट अ टाइपो, इट्स हैंड एम्बेसडर. हैंड एम्बेसडर ऐसे ब्रांड एम्बेसडर, बट क्योंकि अवेयरनेस फैलाने के लिए और इस चीज पे ज्यादा ध्यान जाता है इस टाइप के वर्ड्स पे, हैंड एम्बेसडर. रिपोर्ट्स में ऐसा पाया गया है कि अगर प्रॉपर हैंड वॉश और सैनिटेशन पे ध्यान दिया जाए तो 1 मिलियन से ज्यादा डेथ्स प्रिवेंट की जा सकती हैं, जो कि डायरिया ट्रांसफर होने से या वायरल या जर्म्स, ये सब ट्रांसफर हाथ से, जो मुंह से हम खाते हैं ना डायरेक्टली हाथ को यूज करके, वो उसके वजह से जो डेथ्स होती हैं इस टाइप के इन्फेक्शंस के वजह से, वो बहुत ज्यादा हद तक, मतलब 1 मिलियन आप इमेजिन कर लो कितनी ज्यादा बड़ी क्वांटिटी है, इतनी डेथ्स प्रिवेंट की जा सकती हैं. और इंडिया में खास तौर पे बहुत ज्यादा इस टाइप की डेथ्स होती हैं क्योंकि उतनी ज्यादा अवेयरनेस अभी भी छोटे छोटे एरियाज में नहीं है कि हाथ धोना कितना इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो हैंड सैनिटाइजेशन से लेकर ही
से रिलेटेड ही सैवलॉन स्वस्थ इंडिया। उन्होंने किसको? सचिन तेंदुलकर, बिकॉज ही हैज अ क्रॉस जेनरेशनल अप्रोच, मतलब हमारे पापा के टाइम के जनरेशन भी लाइक्स हिम, हमारे फिर भैया दीदी के टाइम का जनरेशन भी, एंड प्लस हमारा जनरेशन में भी स्टिल देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु एडमायर हिम। तो ही इज नोन अक्रॉस द जनरेशंस। ऐसा नहीं है कि पिछली जनरेशन को ही पता था, अभी की जनरेशन को ही हैजंट हर्ड हिज नेम, ठीक है। तो ये कैंपेन लॉन्च की गई है। सैवलॉन स्वस्थ इंडिया किसने किया है मिशन? आईटीसी। अब आईटीसी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, आईटीसी इज एक्चुअली इंपीरियल टोबैको कंपनी। 1910 में ये कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, इंपीरियल टोबैको कंपनी। और टोबैको नाम से जो समझ में आ रहा है ना, वही सच है कि तंबाकू वाली कंपनी थी ये फर्स्ट जब लॉन्च हुई थी, बट फिर 1970 में इट गॉट चेंज्ड इनटू इंडियन टोबैको कंपनी, आईटीसी अगेन इंडियन टोबैको कंपनी। और उसके बाद बहुत सारी और चीज़ों वेंचर्स में भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया, जैसे कि एग्री बिजनेस, लग्जरी होटल चेन्स, लग्जरी लिविंग, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। इट स्टिल द नेम इज इंडियन टोबैको कंपनी। उसका ही सैवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। Started in 2016, the Savlon Swasth India Mission program is run by ITC Limited. Next, Shashidhar Jagdishan reappointed as the MD and CEO of HDFC Bank. ये हम पिछले सेशन में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। This is the same person who earlier also was the MD and CEO of HDFC Bank, Shashidhar Jagdishan, Mr. Shashidhar Jagdishan. इनको बिजनेस स्टैंडर्ड ने बैंकर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया था, क्योंकि अंडर हिज लीडरशिप टेक्नोलॉजी चेंजेस के बाद भी HDFC नॉट जस्ट हेल्ड इट्स पोजीशन, जबकि बल्कि इट फ्लरिश्ड एज वेल, ठीक है। ना सिर्फ डूबने से बस बचा है, बल्कि बहुत ज्यादा ग्रोथ भी हुई है HDFC में, इवन तो बहुत बड़े लेवल पे टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे थे। तो सिर्फ कोप नहीं किया है, ग्रो भी किया है, एंड इट ऑल हैपेंड अंडर हिज लीडरशिप। दैट्स व्हाई बिजनेस स्टैंडर्ड चोज हिम एज बैंकर ऑफ द ईयर, एंड ही हैज बिन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने उनके रीअपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंडेशन दिया, एंड ही अगेन हैज कम अप एज द MD मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द CEO ऑफ HDFC बैंक। बैंक से रिलेटेड कुछ स्टैटिक चीजें, इट वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1994। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र। मैक्सिमम बैंक्स का हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। फाउंडर हसमुख भाई पारेख, मिस्टर हसमुख भाई पारेख। MD एंड CEO हमको पता ही है कौन? शशिधर जगदीशन। एंड टैगलाइन क्या है बैंक का? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, ओके। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, विनोद कुमार शुक्ला वन Nabokov Award. Nabokov is basically named after Mr. Vladimir Nabokov. He was the इनकी बहुत सारी बुक्स थे वैसे, बट जो मोस्ट फेमस जो सारे लोगों ने सुनी ही होती है, इट्स लॉलिता। ही वॉज द वन हु रोट दैट बुक, जो काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल भी मानी जाती थी, दैट बुक कॉल्ड लॉलिता, ठीक है। ही इज द ऑथर ऑफ दैट। और पेन का फुल फॉर्म है पोएट्स, एसेइस्ट एंड नॉवेलिस्ट, ठीक है। अब और भी चीजें, ड्रामा और ये सब भी इंक्लूड हो चुकी है, बट अर्लियर जब व्हेन इट वाज फाउंडेड तब इसका फुल फॉर्म था पोएट्स, एसेइस्ट, नॉवेलिस्ट, ठीक है। तो किसको मिला है? विनोद कुमार शुक्ला जी को, छत्तीसगढ़ के, जो कि सीनियर राइटर हैं एंड एमिनेंट हिंदी लिटरेचर। Mr. Vinod Kumar Shukla has been awarded the prestigious PEN Nabokov Award 2023 for achievement in international literature at a function. In this award, इनको कुछ $50,000 या फिर लगभग 41 लाख रुपीस की राशि दी गई है। He is a Hindi story writer, novelist and poet, and he is the first man जो कि इंडियन एशियन ओरिजिन के हैं, फर्स्ट एवर राइटर टू बी कन्फर्ड विद दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड। इससे पहले किसी भी ऐसे इंसान को जो कि इंडियन या एशियन ओरिजिन के हैं उनको ये अवार्ड नहीं दिया गया है। तो अगेन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। दिस अवार्ड वाज फाउंडेड इन 2016, ओके। नेक्स्ट डिफेंस, मैंने लास्ट क्लास में ऑलरेडी बोला था कि अलग अलग डिविजन करके अपनी कॉपी के पीछे बना लो, आर्मी, मैरीटाइम या नेवल एंड एयरफोर्स करके, और स्पेशल ऑप्स कभी कभी होता है या स्पेशल फोर्सेस कभी कभी, उनकी एक्सरसाइजेस भी होती हैं, तो वो एक अलग से कॉलम। उसमें जब भी करंट में आपको इस टाइप की एक्सरसाइजेस मिले, यू कम अक्रॉस देम, राइट देम डाउन, ठीक है। इट विल बी इजियर, वेरी वेरी इजी टू रिवाइज लेटर ऑन, और कंफ्यूजन नहीं होगी,
क्योंकि अभी देखोगे ना अलग अलग महीने में, तो अभी ऐसे कंफ्यूजन होगी कि यार नहीं इसका नाम तो वो था, युद्ध अभ्यास था इंडिया और यूएस का नाम, तो अब ये नया नाम क्या बता रहा है, क्योंकि डिफरेंट होते हैं। एयरफोर्स की एक्सरसाइज जो होती है, नेवी की या मैरीटाइम एक्सरसाइज जो होती है, और मिलिट्री की एक्सरसाइज या आर्मी की एक्सरसाइज जो होती है, उन तीनों में डिफरेंस होता है नाम में कई बार, तो कंफ्यूजन हो जाती है। इसलिए कॉलम्स डिवाइड करके पीछे लिख लो, ठीक है, लिखना स्टार्ट कर दो। दिस एक्सरसाइज इज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, और ये पहली बार इस तरीके की एक्सरसाइज हो रही है। द नेम इज फ्रिंजेक्स 23। क्या नाम है? फ्रिंजेक्स 23 बिटवीन इंडियन आर्मी, अब यहां किस चीज के बीच में हो रही है? आर्मी में हो रही है, इंडियन आर्मी एंड फ्रेंच आर्मी, ठीक है, नॉट एयरफोर्स नॉट नेवी, आर्मी वाली एक्सरसाइज है ये, तो आर्मी वाले कॉलम में लिखना। और ये कहां पे हो रही है? तिरुवनंतपुरम केरला में, ठीक है, पंगोड़े मिलिट्री स्टेशंस, तिरुवनंतपुरम केरला, यहां पे मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है। सबसे पहले तो इंटर ऑपरेबिलिटी, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन, ये बढ़ाने के लिए हो रही है ये एक्सरसाइज। और दूसरा, हर बार इस टाइप की एक्सरसाइज जो की जाती है आर्मीज और इन सब के बीच में, इट्स नॉट ऑलवेज फॉर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर वॉर्स, ठीक है। ये जैसे कि इस बार की ये एक्सरसाइज क्यों की जा रही है? ताकि बाद में जाके जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इंडिया और फ्रांस दोनों प्रोवाइड कर पाए फॉर द कंट्रीज इन नीड। जैसे कि डिजास्टर कहीं पे आता है, जैसे टर्की में अर्थक्वेक आया था, इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, मतलब सबसे पहले इंडिया वाज वन ऑफ द कंट्रीज जिन्होंने सबसे पहले अपनी फोर्स को भेजा टर्की में हेल्प करने के लिए। तो ऐसे जॉइंट एक्सरसाइज, अब कहीं पे कुछ होगा तो इंडिया और फ्रांस की दोनों आर्मी प्रिपेयर्ड रहेंगी इस टाइप के डिजास्टर से डील करने के लिए, और उतना ही जल्दी एक्ट कर पाएंगी, ठीक है। तो उस चीज पे फोकस करते हुए ये एक्सरसाइज की गई थी कि जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड कर सके डिजास्टर स्ट्रक एरियाज में, ठीक है। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स के अंदर खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट, ये इंटरनेशनल विमेंस डे जो कि 8 मार्च को होता है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए इंडिया में मनाया जा रहा है खेलो इंडिया 10 का दम। इसमें 15,000 से ज्यादा विमेन, 15,000 विमेन एथलीट्स आर गोइंग टू पार्टिसिपेट, जो कि स्टेट या नेशनल लेवल पे नहीं पार्टिसिपेट कर पाती हैं या वहां तक नहीं पहुंच पाती हैं, तो इट इज अ वे ऑफ प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म टू देम, ठीक है। नियरली 15,000 विमेन एथलीट्स। अब ये कहां होगा? कुछ 12 सिटीज में होगा अक्रॉस इंडिया ये जो टूर्नामेंट है, ठीक है। 10 टूर्नामेंट्स होंगे, सॉरी 10 स्पोर्ट के टूर्नामेंट्स होंगे और 10 सिटीज में होंगे, ठीक है। द मिनिस्ट्री हैज सैंक्शनड अ टोटल बजट ऑफ 50 लाख रुपए का इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर विल रिमेन प्रेजेंट एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द इवेंट ऑन, ओपनिंग सेरेमनी कब है? 10th ऑफ मार्च को। मेन पर्पस मैंने बता ही दिया कि प्लेटफॉर्म जो कि नेशनल और स्टेट लेवल पे नहीं जा पाती हैं विमेन, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है टू रिप्रेजेंट देमसेल्व्स, टू बेसिकली स्पोर्ट्स का प्लेटफॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट, जो भी लोग ग्रैंड प्री देखते हैं उनको पता होगा मैक्स वर्स्टैपन, क्वाइट द फेमस पर्सनालिटी। ग्रैंड प्री बेसिकली फॉर्मूला 1 से रिलेटेड होता है। ये पूछा जा सकता है ग्रैंड प्री कंपटीशन किस चीज से रिलेटेड होता है, इस टाइप के सवाल भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ग्रैंड प्री साल भर में काफी सारे होते हैं, ये बहरेन वाला है, अलग अलग जगहों के नाम पे होते हैं। तो दिस वाज अ सीजन ओपनर, ठीक है। सीजन के ओपनिंग में बेसिकली 2023 का सबसे पहला ग्रैंड प्री कंपटीशन था ये। तो ये मैक्स वर्स्टैपन जो है ही किसको कौन है इनके स्पॉन्सर? रेड बुल, और इन्होंने रेड बुल के ही सर्जियो पेरेज रेड बुल के ही उनको हराया, मतलब कि बेसिकली वो सेकंड आए, एंड थर्ड वाज फर्नांडो अलोंजो हु वाज एस्टन मार्टिन्स, ठीक है। तो ग्रैंड प्री जो होता है फॉर्मूला 1 रेसिंग होता है, और जो वो जहां पे गाड़ियां चलाई जाती है ना, कार्स चलाई जाती हैं, वो जो गोल वो होता है ओवल शेप में, वो मतलब पहले ऐसे दिखाया जाता है बट काफी बड़ा होता है वो, तो उसको कहते हैं सर्किट, ठीक है। तो ये बहरेन सर्किट में हुआ था ग्रैंड प्री। तो ये चीज भी पूछी जा सकती है, टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज जब पूछते हैं ना स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो सर्किट पूछा जा सकता है कि भाई ये वर्ड किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो इट्स रिलेटेड टू फॉर्मूला 1 रेसिंग, ठीक है। हु हैज वन? मैक्स वर्स्टैपन। 2023 में आई थिंक कुछ 23 ग्रैंड प्री कॉम्पिटिशन्स होने वाले हैं, हाँ आई थिंक 23, क्योंकि चाइना का बाहर कर दिया था,
तो 23 कुछ पूरे साल में होने वाला है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, कभी इंटरेस्ट आए तो यू कुड वॉच. इंपॉर्टेंट डेज, 8 मार्च नो स्मोकिंग डे. अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज्यादातर डेज के डेट सेट होती है कि चलो 10 दिसंबर ह्यूमन राइट्स डे, ऐसे डेट सेट होती है. बहुत ही कम ऐसे दिन होते हैं जिनकी डेट सेट नहीं होती, और वो ऐसे मनाया जाता है कि जैसे सेकेंड वेंसडे ऑफ मार्च को नो स्मोकिंग डे आता है. तो अब अगर अगले साल सेकेंड वेंसडे ऑफ मार्च 10 मार्च को पड़ रहा है तो, या 6 मार्च को पड़ जा रहा है, तो फिर ये अलग दिन सेलिब्रेट होगा, मतलब उस डेट को सेलिब्रेट होगा. ठीक है, तो सेकेंड वेंसडे ऑफ मार्च जो भी आता है तब सेलिब्रेट किया जाता है नो स्मोकिंग डे. क्यों सेलिब्रेट किया जाएगा? ऑब्वियसली अवेयरनेस फैलाने के लिए कि पीपल शुड क्विट स्मोकिंग एंड रेज अवेयरनेस अबाउट कि हार्मफुल इफेक्ट्स जो हेल्थ पे होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं. ठीक है, बिकॉज इट्स वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ कैंसर इंक्लूडिंग लंग, थ्रोट, माउथ, ब्लैडर एंड किडनी. नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट डे, क्योंकि हम स्कीम भी पढ़ चुके हैं जन औषधि, उससे रिलेटेड ट्रेन तक चलाई है, और अब दिन भी एक सेलिब्रेट करते हैं 2019 से, जो कि हमने स्टार्ट किया है 7 मार्च, जन औषधि डे या जन औषधि दिवस, जेनरिक मेडिसिन के ऊपर. ठीक है, इसका थीम क्या है इस डे का? वो ट्रेन वाला थीम अलग है, ये 7 मार्च को जो डे सेलिब्रेट करते हैं उसका थीम अलग है. इसका थीम क्या है? सस्ती भी अच्छी भी. ठीक है, क्या? सस्ती भी अच्छी भी, मतलब किसके बारे में बोला जा रहा है? जेनरिक मेडिसिन के बारे में ही बोला जा रहा है. नेक्स्ट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 8 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल विमेन्स डे. ठीक है, इसका थीम क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी. ठीक है, किसने डिक्लेयर किया है ये कि ये दिन मनाया जाएगा? यूएन ने, यूनाइटेड नेशंस ने 1945 का चार्टर किया था उनने. उसमें ऐसा लिखा गया था कि देयर नीड्स टू बी इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड विमेन. उसी को मद्देनजर रखते हुए ये दिन एक डेडिकेटेड है टुवर्ड्स इंटरनेशनल विमेन्स डे. ठीक है, थीम हर दिन का अगर कुछ भी होता है, जरूरी नहीं है हमेशा हो, लेकिन अगर होता है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर. So that's all about the previous 3 days current affairs. Now again we are going to meet on the coming Tuesday, जो अभी आगे आने वाले 4 दिन है उसके current affairs के साथ. I hope you all are taking notes. जैसे कि मैं बता रही हूँ, it will be very easy if you just listen. थोड़ा सा आलस आता है, but अगर एक जगह लिख के रख लोगे ना अच्छे से, एकदम डिटेल में, तो जैसे कि मैंने ये आर्मी और मिलिट्री एक्सरसाइजेस बताई, एक जगह करके रख लोगे, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रिवाइज. एग्जाम के पहले पैनिक नहीं आएगा, जो कि करंट अफेयर्स या जीके में हमको काफी बार आता है. ठीक है, चलो गाइज, आई होप यू हैव एन अमेजिंग डे. लेट्स मीट अगेन ऑन ट्यूजडे. ओके, बाय बाय.